गुड इवनिंग। चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपका 1 to 5 के लिए पेपर 1 है और 9, 10, 11, 12 के लिए पेपर 2 है, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 9, 10 और 11, 12 में। और प्राइमरी के लिए 1 से 5 के लिए जो 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 40-40 करके मैं सीरीज कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए ये पेपर जो है प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। 40 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आया हूं। आप लोग सबसे पहले पेन कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए। इसमें आपको करना क्या है कि मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, आप पहले तो अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है ना, आप पहले आंसर दे लीजिएगा, उसके बाद हमारा आंसर सुनिएगा। रोक पॉज कर दीजिएगा, पहले आंसर देना है, उसके बाद हमारा आंसर सुनना है। उसके बाद आप बगल में पेज पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं बोलूंगा, उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्यों? इसलिए कि मैं जितने ऑप्शन दिए जाएंगे उससे संबंधित जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे, टारगेट विद सोनू कोचिंग सेंटर। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली पेपर 2 40 प्रश्न 9, 10, 11, 12 और प्राइमरी के लिए भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जो वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। मतलब ये है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो कई मतलब वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बहुत ही असाधारण कार्य किया है। पहला ऑप्शन दे रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है संजय गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तीसरा दे रहा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और चौथा दे रहा है बिपिन पाल पुरस्कार, बीपी पाल पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? चलिए आंसर बताइए आप लोग कि आंसर इसमें कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अमृता देवी के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1730 ईस्वी में, कहाँ पे, 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजड़ी में, राजस्थान का जो एरिया है उसके खेजड़ी क्षेत्र में, जैसे ये राजस्थान हो गया तो यहाँ पे खेजड़ी क्षेत्र में पेड़ों की रक्षा के लिए खेजड़ी नरसंहार हुआ। अब ये समझिए क्या है, जैसे वहाँ के राजा आदेश दे दिए कि पेड़ों को कटवा दिया जाए और यहाँ फील्ड बनवाया जाए। ठीक है, वहां पे जब उन राजा के सैनिक गए तो देख रहे हैं कि अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो अपने साथ लोगों को लेकर के और वहां पे पेड़ों की रक्षा के लिए पहुंच गई। अब जो अमृता देवी बिश्नोई थी उनमें और सैनिकों में झड़प हुआ, जिसमें लगभग कहा था 363 लोग मारे गए। 363 लोग मारे गए। इस घटना को खेजड़ी नरसंहार कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से क्या किया जाता है, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इस पुरस्कार में क्या क्या होता है? इस पुरस्कार में 1 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? वो 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार ये क्या है। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? अब ये सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक थे। आप नोट करते जाइएगा, चूंकि यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप नोट कर जाइएगा। महान चिंतक थे और इनका संबंध किस आंदोलन से है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन बाबू? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन गया। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वन संरक्षण के लिए, अगर कहा है तो उत्तराखंड में। कहाँ पे बाबू? उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी बिश्नोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सुंदरलाल बहुगुणा है, इसलिए कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इनका जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु अभी मई 2021 में हुई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुड़ी, मतलब हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो देखिए, सबसे पहले आपको हम आंसर बताने के पहले मैप के माध्यम से दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा राजवंश था। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा राजवंश था। तो इसमें दे रहा है चोल, चालुक्य, काकतीय, पल्लव। देखिए, चालुक्य इस क्षेत्र पे थे, यहाँ पे चालुक्य थे। ठीक है, पल्लव यहाँ पे थे उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र पांड्य का था,
ये वाला क्षेत्र किसका था? चेर का था। मतलब देखो अगर हम बनाएं तो ये चालुक्य होगा, चालुक्य होगा, ठीक है, चालुक्य होगा। यहाँ पे चेर होगा, ठीक है। अब इसमें कहाँ से उनका संबंध था? किसका? रुद्रदेव, अर्थात जिन्होंने रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुड़ी मंदिर अर्थात 12,000 खंभों वाला, 12,000 नहीं, हजारों खंभों वाला, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है काकतीय, काकतीय, तीसरा है काकतीय से, ठीक है, काकतीय। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। काकतीय जो वंश था वो कहाँ पे था? तो काकतीय वंश ये चालुक्य, चालुक्य और पल्लव के बीच में यहाँ पे काकतीय वंश था। यहाँ पे क्या था? काकतीय वंश था। और काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रदेव प्रथम, रुद्रदेव प्रथम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? किस नवरत्न कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील। चलिए यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है आपका, और इसको हम आज पूरा तैयार करेंगे। आप पेन कॉपी लीजिए और लिखिए। पहले सबसे पहले क्या लिखना है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। किस नवरत्न कंपनी को क्या किया गया है? विजाग कंपनी से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजाग कंपनी। विजाग नाम क्यों दिया गया ये देख लेते हैं हम लोग। विजाग नाम इसका क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया, राष्ट्रीय इस्पात, नेशनल मतलब इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को क्या कहता है? विजाग स्टील कहता है। कहाँ पे है? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितने नवरत्न कंपनियां हैं। अभी तक कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो कितनी हैं? 13। कितनी बाबू? 13। 13 नवरत्न कंपनियां हैं। कौन कौन है? एक एक करके बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे हम। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, पहला कौन सा है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा कौन है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको क्या कहता है? विजाग कंपनी कहा गया, ठीक है। चौथा कौन सा है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कौन सा है? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला कौन सा है? भेल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट कौन सा है? NBCC, मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। अगला कौन सा है? OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला कौन सा है? MTNL, MTNL का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ MTNL का? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। अगला कॉन्कोर, मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला कौन सा है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला कौन सा है? NLCIL, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नेविल लिग्नाइट, नेविल लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला कौन सा है? PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कंपनियां कौन सी हैं? नवरत्न कंपनियां हैं। कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, कौन सी कंपनी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अभी अभी नवरत्न से महारत्न हुई है? तो वह कंपनी है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन नवरत्न थी, महारत्न हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब एक और चीज देखिए, भारत जो बोकारो स्टील संयंत्र है, बोकारो स्टील कंपनी है, वह USSR के सहयोग से भारत में प्रथम संयंत्र लगाया गया था, स्वदेशी, 1965 में, USSR के सहयोग से। ठीक है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, विजाग कहाँ पे है? उदय, विशाखापत्तनम में है। ठीक है? विशाखापत्तनम में। कब स्थापना हुआ? 1982 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देख लेते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, तो काउंट कर लीजिए। वो बोल रहे हैं, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छठवा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी। नेक्स्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, नाम सुने होंगे आप लोग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और नेक्स्ट क्या है, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। सितंबर 2022 में इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। नोट कर लीजिए, गारंटी है नवरत्न और महारत्न में से आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। इसलिए कि रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन आरईसी को सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम जो बोले हैं कितने महारत्न कंपनियां हैं, कितनी महारत्न कंपनियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन ब्लड में थक्का जमने के लिए क्या करता है? आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो आपको पता ही होगा कौन सा विटामिन है, विटामिन के, विटामिन के। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने प्रकार का विटामिन है। ए बी सी डी ई एफ, एफ होता है जी? नहीं होता है। ए बी सी डी ई के ये विटामिन है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी1 को कहते हैं थायमिन, विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन बी9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। बी9 इंपॉर्टेंट है, बी1 भी इंपॉर्टेंट है, और बी12 कोबोलामाइंस। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन के क्या हो, विटामिन ई क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के क्या होता है? फाइलोक्विनोलोन, फाइलोक्विनोलोन। ये सब नाम है, कौन सा वैज्ञानिक नाम है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। डैश दे दिया है के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को बहुत अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। चलिए, इतिहास का क्वेश्चन है और इतिहास हम पढ़ा चुके हैं। तो इसमें कौन सी पढ़ाई थी बाबू? सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि किया जाता था। और राजा जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता था उसका क्या होता था? वह अब क्या करेगा? अपनी सेना नहीं रखेगा। अपनी सेना क्या करेगा? नहीं रखेगा। क्लियर है। व्यापक सिद्धांत लिखा गया, व्यापक सिद्धांत है ये। क्या है व्यापक सिद्धांत? मतलब हड़प की नीति, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लाया था? डलहौजी। सहायक नीति कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। फूट डालो और राज करो कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का बंटवारा कर दिया था कब? 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के इतिहास में सही कालक्रम को दर्शाता है? सही कालक्रम को दर्शाता है। चलिए भाई, गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत। तो देखिए गुप्त काल कब आया था? 320 ईस्वी, 320 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व। मुगल कब आए थे? 1526। दिल्ली सल्तनत कब स्थापित हुआ? लगभग 12वीं सदी में, 11वीं सदी में। ठीक है। तो आप सबसे पहले किसको रखोगे? मौर्य को रखोगे, उसके बाद किसको रखोगे? गुप्त को रखोगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद से मुगल। तो ये कालक्रम हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीचों बीच की सीमा बनाती है, कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे पर्वतमाला को दिखाते हैं। ये तो हमारी हिमालय हो गई, ये हमारी क्या हो गई? हिमालय हो गई। ठीक है। सह्याद्री कौन सी कहलाती है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाटों कहते हैं, सह्याद्री। ये कौन सी है? तो ये बिंद की पर्वत है, और बिंद की पर्वत को ही कहा जाता है कि ये क्या करती है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बांटती है। तो कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन हो जाएगा, बिंद की पर्वत। सह्याद्री हो गया, आपको देख लीजिए पश्चिमी घाट को। शिवालिक कौन सा है? हिमालय का वह पार्ट जो सबसे बाहरी है, अर्थात भारत की तरफ है, वो शिवालिक है। ठीक है। हिमाद्री कौन सा है? तो सबसे ऊपरी पार्ट, सबसे ऊपरी पार्ट जहां हमेशा बर्फ जमा रहता है वो हिमाद्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? भाई तिथि तो याद रखिएगा। ठीक है, तिथि याद रखिएगा। कब मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस? कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन थोड़ा लग रहा है गलत दे दिया गया है।
ये जो 17 मई है ना, इसको कर दिए 17 जून, 17 जून, इसलिए कि 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को बता दीजिए, जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को बाबू पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को, 22 मई दिया है यहाँ, 22 मई यहाँ जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 17 जून मरुस्थली एवं सूखाकरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे करंट अफेयर को यहीं से ऐड कर दीजिए। 2022 का जो मनाया गया था उसमें थीम रखा गया था, थीम पूछता है, ध्यान रखिएगा, थीम रखा गया था एक साथ सूखे से कैसे निपटे। लेकिन 17 जून 2023 पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये 17 जून 2023 को जब इसकी मीटिंग हुई, मनाया गया, तो उसमें क्या थीम रखा गया? उसकी भूमि है उसका अधिकार, उसकी भूमि है उसका अधिकार। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया था? 17 जून को। और इस बार 2023 का थीम क्या था? उसकी भूमि है उसका अधिकार। चलिए कुछ और दिवस आपको बता देते हैं। ठीक है। तो 5 जून पर्यावरण दिवस हो गया, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हो गया, 22 मई जैव विविधता दिवस हो गया। जनवरी से स्टार्ट करते हैं कुछ। तो 9 जनवरी एनआरआई दिवस, आपको पता ही है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए अप्रवासी दिवस अर्थात एनआरआई दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अकॉर्डिंग, 25 जनवरी मतदाता दिवस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। 28 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस होता है। कुष्ठ दिवस मतलब जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए मनाया जाता है कि आप लोग जागरूक होइए, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि कोई पाप किया उसी को कुष्ठ हुआ है, चर्म रोग है और ये ठीक हो सकता है, इसलिए जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है। फरवरी महीने में आते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 8 मार्च विश्व महिला दिवस, क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार यूपीएससी, 8 मार्च को कौन सा? तो आप क्या कहोगे? विश्व महिला दिवस। 20 मार्च को गौरैया दिवस या विश्व खुशहाल दिवस, हैप्पीनेस इंडेक्स निकला आता है ना इसी दिन। ठीक है। अब आइए मार्च में चलते हैं। तो 8 मार्च हो गया, 20 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। अच्छा देखिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई लगातार। 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, ये इसलिए लिख दिया ना कि आप भाई सिविल सर्विस का एग्जाम देते हो तो कोई पूछ दे। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस क्यों? इसी दिन आयुष्मान भारत योजना लागू हुआ था। ठीक है। 1 मई विश्व लेबर दिवस। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस, भाई तंबाकू आप ना खाओ। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तंबाकू किस देश से भारत आया? तंबाकू किस देश से भारत आया? ठीक है। चलिए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस है वो? विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करते हैं? इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करते हैं? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन है बाबू? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? 1921-22, 14-15, 1923-24, 1917-18। किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। मोपला विद्रोह ये पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ पढ़ाया चुका है। ठीक है। देखिए आपको हम पढ़ाए थे कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे 1920 में, तो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जा रहा था, लेकिन केरल के मालाबार तट पे कुछ जमींदारों द्वारा शोषित हुए किसान विद्रोह कर दिए। ठीक है ना। और चूंकि किसान जो थे वो मुसलमान थे और वहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू थे, और ये मोपला नामक क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। सर इतना फेमस क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अंग्रेज इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने लगे कि देखिए किस प्रकार से हिंदू जमींदार मुसलमान कृषकों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा 17 होगा? 1921-22 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था?
किस संविधान संशोधन के तहत? ये संविधान आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपको पढ़ना है तो 7 से 8 वीडियो है, 10 वीडियो है लगभग, उसको पढ़ जाइए। वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ से बाहर क्या होगा? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के तहत बाबू? कोई कमेंट बॉक्स में बताए, कोई बताएगा? चलिए नहीं बताया, हम बता रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है ना। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, आप क्या मारोगे? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यहाँ क्या दे रहा है वो? राज्यसभा संसद नहीं दे रहा है, राज्यसभा सांसद। सांसद मतलब क्या होता है? उनके सदस्य। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पे इनके सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 और फिर नए आ जाते हैं 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लोकसभा के लिए कितने होते हैं? 5 वर्ष। 4 वर्ष किसी का होता है? नहीं होता है, लेकिन 4 वर्ष अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा की मानक याम्योत्तर मानक किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो देखिए, ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। और यहाँ से होकर गुजरती है कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी के पास से। इलाहाबाद के नैनी के पास से 82.5 डिग्री। ये क्या है भाई? तो ये है कि जहाँ से 0 हम लोग रखे हैं ना ब्रिटेन के पास से, वहाँ से इधर जाते हैं तो देशांतर कितना पड़ता है? भारत का बीचों बीच कितना पड़ता है? 82.5 पड़ता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद का नैनी से। क्या सर एक लाइन खींचा गया? नहीं भाई, ये लाइन खींचा नहीं गया है, ये लाइन इमेजिनरी है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? महाराजा जय सिंह ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महाराज सिंह कहाँ कहाँ करवाए थे। सॉरी, तो महाराज सिंह बनारस में करवाए थे, जयपुर करवाए थे और दिल्ली कराए थे जंतर मंतर। आप देखते ही हो कि जंतर मंतर फेमस हो गया केजरीवाल जी की वजह से, तुरंत जाके धरना बैठ जाते थे। आज भी अगर दिल्ली में किसी को धरना बैठना होता है तो दिल्ली के जंतर मंतर बैठता है, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं करवाए थे बाबू? उसके अनुसार इलाहाबाद में। बाकी बनारस, दिल्ली और जयपुर में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने क्या किया था? जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। सर ये जंतर मंतर क्या है? यहाँ जादू टोना होता था क्या? नहीं भाई, जंतर मंतर से जादू टोना नहीं होता था। यहाँ से मतलब खगोल के बड़ी प्रेमी थे, तो वो टेलीस्कोप वगैरह रखे थे जो ताराओं ग्रहों को देखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। अब बताइए, तापन नियम का मतलब क्या है? कि अगर विद्युत लेके जाओ तो वहाँ हीट उत्पन्न हो। क्या हो? हीट उत्पन्न हो। तो ये बताओ, विद्युत परिपथ में लगा हुआ फ्यूज, भाई फ्यूज जलता है ना, तो ये भी है। आयरन, जब विद्युत जाता है तो गर्म होता है, तो तापन पे ही है। केतली, जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, वो भी जब लाइट आता है तो गर्म करता है, तापन नियम है। विद्युत प्लग और स्विच, भाई ये कहाँ तापन पे आधारित है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयतकार और सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई। किसका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 5% अधिक है, तो कितना हो जाएगा इसका? देख लीजिए, ये आयताकार हमारा सौर पैनल हो गया, आयताकार सौर पैनल हो गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है, तो मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 5% अधिक, मतलब 21/20x हो जाएगा। अब 21/20x को और x को गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे 210 से। बराबर कर देंगे किसके? 210 के। तो कितने आंसर आ जाएगा? 10√2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है? 10√2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, अब इसको हम बना के दिखा नहीं सकते हैं लेकिन समझा दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित किया जाए, मतलब वो विभाजित करना है तो 45 और 55 का पहले क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 45 और 55 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। आपको पता है 5 से कटेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। अब इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 45 और 45 से गुणा कर देंगे 11 में, 45 से कम 45 5, अब 45 से कर 45 5 50, कितना हो जाएगा 505, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, 3 शेष बचे, बार 505 तो 45 और 55 से दोनों से विभाजित हो जाएगा, तो 3 शेष बचे तो क्या कर देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 उसमें जोड़ देंगे। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 498। कौन सा हो जाएगा बाबू, 498। इन तीनों को गुणा कर लीजिएगा और गुणा करने के बाद 3 ऐड कर दीजिएगा, वही आंसर होगा 498, अर्थात बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है, 10 डिग्री जल संधि, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत हो गया, प्यारा भारत हो गया। अब यहाँ 10 डिग्री जल संधि है, वह अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से एक और लीजिए, 8, 9 और 10 तीनों पूछा था, तो तीनों को लिख लीजिए आप लोग। 8 डिग्री जो जल संधि है, चैनल है, वह मालदीव को मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। किससे, मालदीव को मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री जो है वह लक्षद्वीप को मिनिकोय आइलैंड से अलग करती है, लक्षद्वीप को मिनिकोय आइलैंड से अलग करती है। और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। क्लियर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट करने का मतलब होता है कि उससे संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि आगे अगर आए क्वेश्चन तो आप उलझे ना, उसको बना लीजिए, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज नामक पुस्तक किसने लिखी, चलिए बताइए, कोई बताएगा इसमें किसने लिखी थी। वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, यह पुस्तक लिखे थे। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कोई बताएगा, नहीं बताओगे, चलो हम बताते हैं। इसमें किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक, कोबाल्ट 60 का, किसका बाबू, CO60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। रेडियोएक्टिव है ये, उसी से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में तनित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण, तनित नहीं है, तड़ित है, तड़ित। तड़ित का मतलब क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो किसका स्थिरीकरण हो जाता है, किसका स्थिरीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए आप लोग। स्थिरीकरण मतलब क्या होता है, स्थिरीकरण मतलब होता है कि वह अपने कंपाउंड में टूट जाए, क्या हो जाए, अपने कंपाउंड में टूट जाए। तो ये होता है किसका, नाइट्रोजन का। किसका बाबू, नाइट्रोजन का। मतलब जब लाइटेनिंग होती है, लाइटेनिंग मतलब क्या, बिजली चमकती है, तो किसका स्थिरीकरण हो जाता है, नाइट्रोजन का। क्लियर है। अच्छा चलिए क्वेश्चन बताइए, पेड़ के जड़ में नाइट्रोजन किस फॉर्म में बैठा रहता है, बता सकते हैं, किस फॉर्म में, क्या नाम होता है जब नाइट्रोजन क्या होता है, बैठा रहता है पेड़ के जड़ों में। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पे यही देख लेते हैं, नाइट्रोजन जब बिजली चमकता है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण होकर के मिट्टी में आ जाता है और वहाँ से पौधों का लाभ होता है। अर्थात सर बिजली चमकने से पर्यावरण को फायदा है, हाँ भाई फायदा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी अपन, लेकिन प्रकृति के द्वारा होना चाहिए, हम लोग के द्वारा नहीं। तो वह प्रकृति को बचाए रखने के लिए ही होता है। लेकिन हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इतना आगे बढ़ते हैं कि हमको नुकसान होने लग रहा है। अब बिजली जितनी मात्रा में चमकनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में उतना नाइट्रोजन होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में उतना ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा दे रहे हैं, डिसबैलेंस कर दे रहे हैं। और जब डिसबैलेंस करेंगे तो वो बिजली चमकेगी तो उसका नुकसान भी हमको पहुँचेगा। क्लियर है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को क्या किया गया था? 27 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। 18 वर्ष के लिए वहां रखा गया था नेल्सन मंडेला को। ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी हैं। नेल्सन मंडेला क्या हैं? दक्षिण अफ्रीका के गांधी हैं। कोई बताएगा आंसर? नहीं बताएगा, हम बताएंगे। कहाँ रखा गया था? रॉबेन द्वीप पे। कहाँ? रॉबेन द्वीप पे। चलिए, जब ये 18 वर्ष की सजा काटकर यहीं से आए ना तो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको बताए थे हम A, B, C, D, E, K, इतनी विटामिन है ना। इसमें देखिए B और C क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। B और C घुलनशील होते हैं। B के सभी फॉर्म और C के। याद कैसे रहेगा सर? ये जल में घुलनशील होते हैं और A, D, E, K किस में? वसा में। तो याद रखिएगा C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C किस में पाया जाता है? नींबू में। नींबू को निचोड़ा जाता है पानी में तो घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। तो B और C क्या हो जाएगा? घुल जाएगा पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए नाम बता दिए। A का क्या है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन। C का एस्कॉर्बिक एसिड। D का कैल्सीफेरॉल। E का टोकोफेरॉल। K का आप बताइए। K का बताइए। फाइलोक्विनोलोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य में चेरी नाम दिया था? किस साम्राज्य को चेरी कहा था? बड़ा जबरदस्त नाम है। किस साम्राज्य को चेरी कहा था? बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे। ये कहा था अवध को। देखिए 1764 के बक्सर के युद्ध में जब पराजित हो गए तो अवध को उसी समय सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया गया और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है उसमें अवध एक तरीके से गुलाम हो गया उसी समय से। क्लियर है ना? उसी समय से हो गया था। अब 1856 में अवध को किस तरीके से मिलाया जाए? किस तरीके से? हड़प नीति के अकॉर्डिंग भी नहीं मिलाया जा सकता था, सहायक संधि के अकॉर्डिंग था ही। तो कहा गया यहाँ पे शासन बढ़िया से नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है ना, इसको हम अपने में मिला ले रहे हैं। और क्या कर लिया गया? अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। और लॉर्ड डलहौजी इसको चेरी क्यों कहा था? चेरी देखिए, चेरी जो आप मतलब स्ट्रॉबेरी को चेरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी को, ठीक है। तो कहा था ना कि ये पक गया है, स्ट्रॉबेरी जो है ना वो पक गया है। जब हमारे मुंह में टपक जाए, ये चेरी है, हमारे मुंह में क्या होगा? टपक जाएगा। और 56 में टपका लिया। चलिए 1857 क्रांति में अवध के घर घर से सैनिक निकले थे इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन फिर से कह रहे हैं, अगर पढ़े हैं तो इसका जवाब दीजिए, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और एकदम सीरीज से सजा के संविधान का क्वेश्चन रखा गया है, आधुनिक भारत का क्वेश्चन रखा गया है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रखा गया है, मतलब पूरा पढ़ाया गया है। आप पढ़िए उसको और तब आइए यहाँ पे, देखिए कितना मजा आएगा। कह रहा है उपराष्ट्रपति का, तो देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं, किसी भी विधानसभा के नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो संसद के सदन राज्य के विधानसभा नहीं होगा, राज्यसभा की सदस्य द्वारा नहीं होगा, लोकसभा सदन नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा। सही बात है, डी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें निर्वाचित और मनोनीत सब लोग भाग लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रपति में कौन होता है? तो राष्ट्रपति में लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर लैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो आपको पता है चापेकर बंधु। कौन थे बाबू? चापेकर बंधु। 1897 ईस्वी में ये प्लेग फैला था और वहाँ पे ये लोग लापरवाही कर रहे थे तो गोली मार कर हत्या कर चापेकर बंधु, उसमें दामोदर चापेकर थे। ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि का वर्णन किया गया है? चलिए कोई बताएगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नया राज्य बनाने का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, चलिए 4 अनुच्छेद है पहले में, भाग 1 में, जिसमें राज्य और उसके संघ और उसके राज्य का वर्णन किया गया है। 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। 2 कहता है कि भारत में क्या हो जाएगा, किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल कर लिया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत अपने संघ के अंदर राज्य के नाम में फेरबदल, नए राज्य का गठन का कर सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में जो वर्णन है उसके लिए संविधान में जब संशोधन किया जाएगा तो कौन सा लाया जाएगा? साधारण बहुमत लाया जाएगा। साधारण, ठीक है बाबू।
साधारण लाया जाएगा, कोई भी विशेष बहुमत लाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? याद कीजिए, हम पहले ही बता दिए थे, तो इसका आंसर आप दीजिए, हम चलिए नहीं देंगे, आप जाइए। पहले दूसरे क्वेश्चन में हम बताए थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसका क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा किसके नेतृत्व में? देखिए, तो यहाँ पे किसके नेतृत्व में? तो ये लोग कोई भी उनके साथ नहीं था। कोई भी का कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू अलग दिख रहे थे, मालवीय जी अलग, वल्लभ भाई पटेल अलग, वहाँ पे सरोजिनी नायडू थी, लेकिन उनका नाम नहीं है, तो अब्बास तैयब जी भी गए थे। आपको हम बताए थे कि दांडी में पहुंच करके यहाँ पे जब नमक कानून तोड़ दिया गया, इसके बाद से धरसना, महाराष्ट्र के धरसना में आना था उन लोगों को, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। धरसना में क्या था? तो नमक बनाने की फैक्ट्री थी, वहीं पे धरना देना था। तो लीड कौन की? सरोजिनी नायडू। चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो अब्बास तैयब जी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टेनर को किसके लिए जाना जाता है? लैंडस्टेनर कोई बताएगा? रक्त समूह का खोज किए थे। किसका खोज किए थे बाबू? रक्त समूह का खोज किए थे। रक्त समूह के वर्गीकरण का कब? 1900 ईस्वी में, ठीक है। इसीलिए इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक रिप्लाई दीजिए आप लोग। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये आपको हम जाके देखिए, आधुनिक भारत में हमारा मैराथन वीडियो देख लीजिए, उसमें भी जबरदस्त हम क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक बोले हैं इनको हम। लॉर्ड रिपन भारतीय उद्धारक कहा गया इनको, उदारवादी थे ये कब से कब तक थे? 1780 1784 तक थे। इनके कार्यकाल में 1781 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से क्या हुआ था? 1881 में पहली बार क्या होता? वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बी और सी किसी कार्यक्रम में 15 दिन और 20 दिन में किसी कार्य को क्या करते हैं? पूर्ण कर देते हैं। 15 दिन, 20 दिन और ए बी सी 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं। ए बी सी क्या करते हैं? 38 दिन में काम को पूर्ण कर देते हैं, जिसमें से ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 38 दिन में। यदि उन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपया भुगतान किया गया तो बी का हिस्सा कितना होगा? भाई जिस हिसाब से काम करेंगे उसी हिसाब से तो मिलेगा इनको, ठीक है, उसी हिसाब से मिलेगा इनको। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। बी और सी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ए बी सी 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन, ये 38 दिन गलत है भाई, देखो थोड़ा सा यही मिस्टेक हो जा रहा है टाइपिंग वगैरह में, ठीक है। 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में, तो 15, 20 और 30 का क्या कर दीजिए आप लोग? एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा। अब एक कितने दिन है? 15 दिन में, तो भाग दीजिए, 15 चौके 60, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। बी कितने दिन है? 20 दिन में, भाग दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। सी कितने में? 30 में, यहाँ 2 लिख दीजिए। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 3 काम कर देगा और सी 2 काम करेगा, तो पैसा भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा ना। पैसा किस रेशियो में होगा? 4 संबंधित 3 संबंधित 2 में होगा। तो अगर x मान लेते हैं तो 4x इंटू 3x, 4x प्लस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9x। कितना रुपया है बाबू? टोटल कितना मिला है? 270। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9x बराबर 270, तो x बराबर 9 से भाग दे दीजिए, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो किसका भाग निकालना है बाबू? b का। तो b का कितना है? 3x है, तो 3 गुणे 30 कितना रुपया मिल जाएगा? 90 रुपया। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध और पानी की 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा? देखिए भाई, कितना दूध है पहले लिख लीजिए, 120 लीटर है। 20 लीटर दूध है ना, 120 लीटर दूध हो गया। दूध और पानी का मतलब मिश्रण है। कह रहा है कि इसमें दूध और पानी 2:1 है। इसका मतलब सर दूध कितना है? 80 है, 80, और पानी कितना है? 40 लीटर है, 40 लीटर है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि मिश्रण में से
कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। देखिए दूध कितना है, 80 है, ये 40 है, तो 1:2 करने के लिए 80 अगर दूध है तो 160 होना चाहिए ना पानी। तो पानी है कितना, 40 है, और 160 करना है तो कितना मिला दें हम, 120 मिला दें, 120 लीटर मिला दीजिए, हो गया। इन सब क्वेश्चन को ना ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। वैल्यू का मतलब ज़्यादा कॉपी पेन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मैथ हमारे जैसा लगाओ, मुजबानी सॉल्व करो, काम खत्म करो, सोच के खत्म करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर लंबे खंभे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ध्यान दीजिए, देखिए 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है। ये देखिए ये कितना है, 10 मीटर, और ये कितना है, 8 मीटर। अब इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 मीटर, तो इस चारों तरफ 4-4 मीटर हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। भाई देखिए ये 10 मीटर था ना, 10 मीटर, अब 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, कितना हो जाएगा, 5 5 10 से 20 हो गया। ये 8 था तो 5 इधर 5 इधर, कितना हो गया, कितना हो जाएगा बोलिए, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो टोटल का निकाल करके और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा। चूंकि हम इसमें लगा नहीं सकते हैं इसलिए हमारी मजबूरी है, आप लगाइएगा, 280 वर्ग मीटर आएगा, 280 वर्ग मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 248 और 268 का लघुत्तम समापवर्तक 1736 है, तो महत्तम बताइए। तो ऐसा होता है ना, देखिए महत्तम गुणे लघुत्तम बराबर अंक गुणे अंक, तो 248 का गुणा कर दीजिए 868 में, ठीक है, और भाग दीजिए लघुत्तम से, 1736 है ना, 1736 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, कटेगा तो अब काटिए आप, कितना आएगा, 124 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 124। अच्छा, इसमें अगर आपको मैथ में दिक्कत हो रही है ना, तो आप हमसे मतलब कमेंट कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, जीएस को अलग कर देंगे जो थ्योरेटिकल है, और जो क्वेश्चन ये वाला है इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे आपको। क्लियर है? जैसा कहिएगा वैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य, क्या कर रहा है, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ हानि कितना होगा। चलिए भाई, अच्छा देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोग सॉल्व करते हैं लगा करके, हम देखिए कैसे सॉल्व करवाते हैं आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या है, कितने में खरीदा है, अंकित मूल्य का 75% है। मान लेते हैं कि उस पर कितना अंकित है, 100 रुपया। कितना अंकित है बाबू, 100 रुपया अंकित है। क्लियर है? तो लागत कितना उसका लगा था, लागत कितना लगेगा, 75% मतलब 75 रुपये का, 75 रुपये का वो खरीदा है, और उस पर अंकित कितना है, 100 रुपया। हो गया ना सेट। अब देखिए 15% छूट दी जाए, तो देखिए आप छूट दिलवाते हो जब, तो कितना परसेंट का छूट सॉरी किस पे छूट दिया, जो रेट लिखा रहता है उसी पे छूट देते हो ना, जो रेट लिखा रहता है उसी पे छूट देते हैं हम लोग। तो 15%, तो किस पे 15% बाबू, 100 रुपये पे। तो 100 में से 15% माइनस करोगे तो 85 बचा। अब 85 रुपये में वो खरीद लिया, आप खरीदे कितना में थे, 75 रुपये में, तो आपको फायदा कितने रुपये का हुआ, 10 रुपये का। अब 10 रुपया कितना परसेंट फायदा हुआ पूछ रहा है, 10 रुपया नहीं कर रहा है। तो ये बताइए जितने में खरीदे होंगे उसी पे हम परसेंट निकालेंगे ना, तो 75 का 10%, तो कितना हुआ, 75 का 10% नहीं, 10 रुपया 75 का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे, 10/75 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, ये 75 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 चौके 40, 40/3, तो 40/3 का मतलब क्या हुआ, 13.33% लाभ हुआ। सी ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, चलिए बताइए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करना, लड़कियों का आत्मरक्षा कौशल विकसित करना योजना, महिलाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकसित करना, ठीक है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, बालिकाओं के लिए लघु जमाओ योजना करना। तो बताइए क्या है, सॉरी देखिए पीछे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए
तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना है। बालिकाओं के लिए क्या है, ये एक लघु योजना जमा है। इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो देखिए बिम्स्टेक कौन सदस्य नहीं है, तो मालदीव नहीं है। कौन सा नहीं है, मालदीव नहीं है। और बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक एक अंतर क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। अपने राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया है, बनाया गया। कब ये गठन हुआ, 1997 में। कब हुआ, 1997, बैंकॉक में घोषणा किया गया था। इसके सदस्य कौन कौन है सर, तो नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेत में से कौन सा राज्य, खेत में से नहीं भाई, निम्नलिखित में से, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 सिस्टर के नाम जाना जाता है, 7 सिस्टर, 7 बहन के नाम से नहीं जाना जाता, मतलब 7 में से सदस्य नहीं है। त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है, मेघालय है, भाई सिक्किम नहीं होता है। सिक्किम उन 7 सिस्टर में क्या होता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर, इसलिए कि 7 बहन जो ऊपर से हैं, सिक्किम इधर पाया जाता है, सिक्किम उसमें नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। 7 बहनों का नाम जानना चाहेंगे आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए। एक तो 3 हो गए, इसमें से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, 7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो कब किया गया था, 1986 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मतलब संरक्षण अधिनियम यह कब पारित किया गया था, 1986 में किया गया था। इसे अम्ब्रेला अधिनियम भी कहा था, अम्ब्रेला अधिनियम। अभी इस अधिनियम में क्या हुआ था, कहा गया था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रदूषण को नियंत्रण करेगा और नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 40। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, पढ़ेंगे और अपना नोट्स तैयार करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं उसे से संबंधित जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं उसका नोट्स तैयार करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है और जो पहले आप 20 कर पा रहे थे 25 करेंगे, 30 करेंगे, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से आप ईमानदारी से हमको रिप्लाई कीजिए कि किनका कितना नंबर आया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिनका भाई 20+ है उनकी नौकरी पक्की है। 20+ से कम है आप मेहनत कीजिए, आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए अभी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।